अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नर्ड टॉकीज़। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट येट नेग्लेक्टेड रीजन यानी लैटिन अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मशहूर अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिस्ट नोम चोम्स्की ने अपनी बुक हाउ द वर्ल्ड वर्क्स में इस रीजन का एक बेहतरीन एनालिसिस प्रेजेंट किया है। चोम्स्की का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 का एंड यूनाइटेड स्टेट्स के दुनिया में रोल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका के पास 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स वेल्थ थी, जबकि सिर्फ 6.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेजर कंट्रीज जैसे कि जापान और यूरोपियन स्टेट्स रूइंस में थीं, अमेरिका वाज इन अ क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ ग्लोबल हेजेमन। इस बुक में लिखा गया है कि यूएस ऑफिशियल ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया को द ग्रैंड एरिया की टर्म से रेफर करना शुरू कर दिया था, और अब इस ग्रैंड एरिया को रूल करने के लिए यूएस ने अपनी प्रायोरिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ को डिटरमिन करना था। अब अगर आज की फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स यानी कि यूरोपियन नेशंस, जापान वगैरह के बारे में देखा जाए तो यूएस ने डिसाइड किया कि इन्हें एज ग्रेट वर्कशॉप्स यूज़ किया जाएगा, जो ऑल द इंडस्ट्रियलाइज और ट्रेड तो करेंगे बट दैट विल बी डन अंडर यूएस सुपरविजन। फिर क्वेश्चन था थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स का, यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन एंड अ फ्यू एशियन स्टेट्स। इनके बारे में डिसाइड किया गया था कि इनको रॉ मटेरियल्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को सस्टेन किया जा सके। इसके साथ साथ थर्ड वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को वेस्टर्न रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द वॉर के लिए भी यूटिलाइज किया जाना था। नोट दैट इस टाइम पर अगर हम वेस्ट की बात करें तो इसमें जापान भी काउंटेड है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को यूएस ने ऑनररी वाइट्स का टाइटल दिया था। उस टाइम पर वेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यूएस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स की ज़रूरत थी। और हम देखते हैं कि 1948 में मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये दरअसल यूएस की एक फाइनेंशियल पॉलिसी थी जिसके अंडर 1948 से लेके 51 तक यूरोपियन स्टेट्स को $12 बिलियन के लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए थे। यूएस को इसका फायदा ये हुआ था कि बाय द ईयर 1949 यूरोपियन स्टेट्स ने 3/4 ऑफ द यूएस एक्सपोर्ट्स परचेज की थी। मगर इन सब इंटरेस्ट को इन द लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जरूरी था कि वह थर्ड वर्ल्ड पर अपने ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करे, और लैटिन अमेरिका पर कंट्रोल तो बहुत जरूरी था क्योंकि ये एक इंतहाई रिसोर्स अबंडेंट रीजन है और इसकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 4 प्रायोरिटीज को हाईलाइट किया। इनमें यह था कि थर्ड वर्ल्ड पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका में राइट विंग ऑर्डर को सपोर्ट किया जाएगा, बिजनेसेस को डोमिनेंट रखा जाएगा, लेबर को वीक रखा जाएगा, और मिडिल और पुअर क्लास के लोगों को यूज करके वर्किंग क्लास को फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ थर्ड वर्ल्ड में अल्ट्रा नेशनलिज्म को यूएस इंटरेस्ट के लिए एक मेजर थ्रेट डिक्लेयर किया गया था, जिसका मतलब ये था कि अब यूएस किसी भी हद तक जाएगा अल्ट्रा नेशनलिज्म को सुप्रेस करने के लिए ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर हम देखते हैं कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स यूएस ने एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अडॉप्ट की लैटिन अमेरिका में। सोर्सेज के मुताबिक अब तक 56 यूएस मिलिट्री इंटरवेंशंस हो चुकी हैं, जिसमें इंडिजिनस आर्मीज के साथ यूएस कोलैबोरेट करता है और यूज़ ऑफ विशियस फोर्स करता है ताकि नेशनलिज्म को सुप्रेस कर सके और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कामयाब हो जाते तो यूएस को लैटिन अमेरिका से पुश आउट कर दिया जाता। लोकल आर्मीज को यूज़ करते हुए यूएस ने ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राज़ील और चिले में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स के ओवरथ्रो में एक की रोल प्ले किया था। पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम्स के दौरान यूएस इन कंट्रीज़ में अपर क्लास और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेता था। क्यूबा, निकारागुआ, एल सल्वाडोर में कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को बैन करने के लिए यूएस ने विशियस पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें टॉर्चर एक मेजर एलिमेंट था। एज पर दिस बुक यूएस ने लैटिन अमेरिका में टेररिज्म को इनकरेज किया था थ्रू फाइनेंसिंग। इसके अलावा डिटेंशन कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे जिसमें प्रो कम्युनिस्ट या प्रो नेशनलिस्ट को ब्रूटल ट्रीटमेंट पर सब्जेक्ट किया जाता था। मोरओवर निकारागुआ और एल सल्वाडोर में प्रोमिनेंट लीडर्स के असैसिनेशंस को भी यूएस ने सपोर्ट किया था। इस सब के रिजल्ट में ना सिर्फ हज़ारों लैटिन अमेरिकन मारे गए थे बल्कि हज़ारों इस रीजन से अदर रीजन्स में माइग्रेट कर गए थे टू सेव देयर लाइव्स। इस अमेरिकन ब्रूटैलिटी की सबसे बड़ी एग्जांपल ब्राज़ील है, जो कि अर्ली 1900s में वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड था। चोम्स्की कहते हैं कि आज ब्राज़ील का इतना बुरा हाल है कि इट इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू इथियोपिया।
और हम देखते हैं कि बाकी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की भी समवट सिमिलर सिचुएशन है। सोशल इल्स जैसे कि क्राइम्स, ड्रग एडिक्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी, स्मगलिंग यहाँ पर प्रेवलेंट है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ ने इस रीजन का और भी बुरा हाल कर दिया है। अपना इस रीजन पर मज़ीद कंट्रोल जमाने के लिए यूएस ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली, जैसे कि IMF। ये इंस्टीट्यूट्स ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये लैटिन अमेरिकन स्टेट्स अपने आप को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए इनके पास लोन मांगने जाती हैं, तो IMF इनको लोन तो प्रोवाइड कर देता है, मगर कुछ ऐसी शराइत रख देता है जो इन ममालिक के लिए पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। मगर चूंकि कंट्रीज ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में होती हैं, इनके पास लोन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इस सब में मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि यूएस के तमाम इमोरल एक्ट्स को ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के अंडर जस्टिफाई करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि कई डेकेड्स गुजर जाने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स इस दुनिया में अपना रूल कायम करने में सक्सेसफुल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।